नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देश के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि सपनों को कैसे साकार किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने इजराइल के उन्नत कृषि अनुसंधान संस्थान वोल्केनी केंद्र का दौरा किया। भारत एशियाई देशों के निर्वाचन प्राधिकरणों के संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। मौसम विभाग ने चक्रवात आसानी के आंध्र प्रदेश के करीब पहुंचने के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया। प्रख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया कि पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष और उनके परिवार ने भारत में शरण ली। भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज राजस्थान का सामना उत्तराखंड से और आंध्र प्रदेश का मुकाबला पुदुचेरी से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, आंध्र प्रदेश के उस लोकप्रिय गायक का नाम बताएं जिन्हें अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने पर गिरफ्तार किया था। 1970 में इस गायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है घंटाशाला वेंकटेश्वर राव। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला। भाग्यशाली विजेता हैं मोहाली पंजाब के हरजीत सिंह पाहवा। इस समय मेरी आयु 70 साल से ऊपर की है और मैं ऑल इंडिया रेडियो पिछले 60 साल से सुनता आ रहा हूँ। जितना मनोरंजन मेरा ऑल इंडिया रेडियो ने किया है उतना शायद टीवी ने भी नहीं किया। मैं अमृत महोत्सव को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा ज्ञान बढ़ाया है, भारत के उन नागरिकों के बारे में बताया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन सबको मेरा नतमस्तक प्रणाम और अमृत महोत्सव को धन्यवाद मुझे चुनने के लिए। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 16 मई को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोहों में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। ये दिन 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हर वर्ष नवाचार और देश में उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों के लिए भी मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक समुदाय के प्रयासों और राष्ट्र निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से लोगों के जीवन को अधिक आरामदायक और खुशहाल बनाने के लिए तरीके खोजने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में सफल पोखरण परीक्षण के लिए राष्ट्र के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने साहसिक राजनीतिक निर्णय के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का स्मरण किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा नेता बताया जिन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि सपनों को कैसे साकार किया जा सकता है। नई दिल्ली में आज मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि श्री मोदी एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पिछले 20 वर्षों में श्री मोदी ने एक विशेष स्थान बनाया है।
इस अवधि में वे लगभग 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 8 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। Administer all and also release this important publication about various aspects of personality and administration of our Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi. After going through it, I can say these distinguished authors have contributed to this excellent publication in a well-articulated manner so as to make the nation know about the great thoughts and deeds of the great man. I compliment each of these writers on their incisive analysis and cogent presentation. They have masterfully traced the contours of an iconic leader's fascinating journey of 20 years. It really was fascinating. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यह अनूठी पुस्तक विशिष्ट विचारधारा, उनका सक्रिय दृष्टिकोण और श्रेष्ठ परिवर्तनकारी नेतृत्व सहित विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक को एक अनूठा संकलन बताते हुए श्री नायडू ने कहा कि ये पाठकों को आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित नेताओं के दृष्टिकोण के बारे में भी बताती है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर सार्वजनिक जीवन में श्री मोदी के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस समय भूकंप प्रभावित राज्य गुजरात का उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो पंचायत चलाने का भी उनके पास अनुभव नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने राज्य की बहुत कुशलता के साथ कमान संभाली और लगातार चुनाव जीते। मोदी जी के 20 साल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते भारत में और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है, इसको सभी ने देखा है। मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने तक की सफर, और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। पुस्तक विमोचन समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास पर आधारित कार्यनीति अपनाई। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि श्री मोदी ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया। Today, when I look at what is the difference that he has really led a foreign policy which is much more security focused. He has practiced a diplomacy which is more development focused. He has created people-centric policies in foreign policy, and he has run a foreign policy of a civilizational state. उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करते। शीर्ष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आग्रह किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि धारा 124A के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामले, अपील और कार्रवाई को फिलहाल स्थगित रखा जाए। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार न्यायालय और इसकी प्रतिष्ठा का सम्मान करती है। श्री रिजिजू देशद्रोह कानून पर उच्चतम न्यायालय के स्थगन पर मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और न्यायालय को इस बारे में जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि एक लक्ष्मण रेखा है और सभी को हर तरह से इसका सम्मान करना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि हम सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम भारत के संविधान के साथ साथ कानूनों का भी सम्मान करें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने कल इसराइल में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान संगठन के वॉल्केनी केंद्र का दौरा किया। विशेषज्ञों ने भारतीय शिष्टमंडल के समक्ष आधुनिक कृषि अनुसंधान, कृषि सुधार, फसल कटाई के बाद की तकनीक जैसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तुति दी। उन्हें ड्रोन की उन्नत तकनीक और कृषि से संबंधित गतिविधियों को भी दिखाया गया। भारत को वर्ष 2022 से 2 वर्ष के लिए एशियाई निर्वाचन प्राधिकरणों के संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। फिलीपींस के मनीला में हाल में हुई महासभा की कार्यकारिणी बैठक में ये निर्णय किया गया।
चुनाव उपायुक्त नितेश व्यास ने भारतीय निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाल और राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने इस बैठक में भाग लिया। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा ओमान के वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। ओमान के वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत की यात्रा पर है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष और उनके परिवार ने भारत में शरण ली है। ट्वीट संदेश में उच्चायोग ने इन खबरों को आधारहीन बताते हुए कहा है कि ये खबरें फर्जी हैं। उच्चायोग ने मीडिया और सोशल मीडिया की इन खबरों का भी खंडन किया है कि भारत श्रीलंका में अपनी सेनाएं भेज रहा है। भारत ने कल कहा था कि वो श्रीलंका में लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का पूरा समर्थन करता है। श्रीलंका के घटनाक्रम पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने पड़ोसी प्रथम की नीति को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष श्रीलंका को $3 अरब 50 करोड़ से अधिक की ऋण सुविधा दी है। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के उग्र होने के मद्देनजर देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को सार्वजनिक संपत्ति को लूटने या नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए हैं और प्रदर्शन स्थलों पर तैनात सुरक्षा बलों के साथ झड़पें बढ़ गई हैं। इस बीच श्रीलंका में सरकारी डॉक्टरों के संघ ने कहा है कि देश में हिंसक घटनाएं होती रहीं तो अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। इससे दवाओं की कमी होने की स्थिति और विकट हो सकती है। यूरोपीय संघ ने भी कोलंबो में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमले की निंदा की है। यूरोपीय संघ के 27 सदस्यीय देशों ने कहा है कि वे श्रीलंका के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देश के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि सपनों को कैसे साकार किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने इसराइल के उन्नत कृषि अनुसंधान संस्थान वॉल्केनी केंद्र का दौरा किया। भारत एशियाई देशों के निर्वाचन प्राधिकरणों के संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। मौसम विभाग ने चक्रवात असानी के आंध्र प्रदेश के करीब पहुंचने के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया। प्रख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष और उनके परिवार ने भारत में शरण ली है। भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज राजस्थान का सामना उत्तराखंड से और आंध्र प्रदेश का मुकाबला पुदुचेरी से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मौसम विभाग ने चक्रवात आसानी के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर गुंटूर, कृष्णा,
पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात के आज शाम काकीनाडा और विशाखापट्टनम के तट से गुजरने की आशंका है। मौसम विभाग ने मछुआरों को बृहस्पतिवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। गंभीर चक्रवाती तूफान आसानी आंध्र प्रदेश ओडिशा तट के करीब आ रहा है। राजधानी भुवनेश्वर सहित तटीय ओडिशा के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य प्रशासन ने ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल की टीमों को तैनात किया है और मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, गजपति और गंजम जैसे दक्षिण और दक्षिण तटीय जिलों में अग्निशमन विभाग, जहां अलग अलग डिग्री में चक्रवात से वर्षा होने की संभावना है, स्थानीय प्रशासन को तैयारी के लिए सतर्क कर दिया गया है। ओडिशा तट के आसपास स्थानीय बाढ़ और जल भराव जैसी किसी भी घटना से निपटने के लिए प्रबंध किए गए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकारी सलाह के बावजूद मछुआरों के समुद्र में जाने की घटनाओं के बाद राज्य प्रशासन ने कलेक्ट्री से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा देश के ग्रामीण इलाकों में समावेशी विकास का एक मजबूत साधन बना है। इससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। गरीबों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनरेगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में परन हाल में गुज्जर बस्ती की मूल निवासी के लिए उस समय वरदान साबित हुआ जब चौधरी मुनीरा अख्तर द्वारा कड़ी मेहनत से कमाए गए 3 लाख रुपए अपनी 3 साल की बेटी के इलाज में काम आए। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्हें पता चला कि ग्रामीण विकास मंत्रालय रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के तहत रोजगार दे रहा है। काम चालू किए तो हमारी बस्ती बहुत पीछे थी। मैंने वहाँ पे इरिगेशन चैनल भी बनाए हैं, वाटर टैंक वो भी बनाए हैं। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डिपार्टमेंट के, जिन्होंने मुझे थोड़ा हौसला दिया आगे बढ़ने के लिए कि हम भी देख रहे हैं आज जो हमारा इलाका है वो बहुत पीछे है वो इलाका। ऐसे मेरी गुजारिश है जो भी माएँ बहनें लड़की बेटियां बेरोजगार घर में बैठी हैं आगे आएं और जो जो आपको चाहिए वो गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है। ये हर किसी के लिए मेरी ये गुजारिश है कि आगे आएं। साल भर की बात करें तो एक साल में मैं 50-60 हजार रुपया बना सकती हूँ अपने लिए काम करके। टोटल हमें बच सकता है। कम ही अगर काम होगा तो, अगर ज्यादा होगा तो 1 लाख पे भी हो सकता है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 190 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय उपचाराधीन मरीजों की संख्या 19,494 है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटों में 2,897 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी आसफ अली को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 11 मई 1888 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली के पति थे। वो अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत भी थे। आसफ अली ओडिशा के राज्यपाल भी रहे। आसफ अली 1920 के दशक के आरंभ में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया और अदालतों में राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता करने के लिए अपने कानूनी कौशल का प्रयोग किया। अदालत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का बचाव आसफ अली ने ही किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आसफ अली को भी जेल की सजा मिली और उन्हें अहमदनगर किले की जेल में रखा गया।
जेल से रिहा होने के बाद आसफ अली अगस्त 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेल मंत्री बनाए गए। रेल मंत्री के रूप में आसफ अली ने पहला काम ये किया कि रेलवे स्टेशनों पर हिंदू पानी और मुस्लिम पानी के रूप में पीने के पानी की अलग अलग व्यवस्था खत्म कर दी। व्यक्तिगत और राजनैतिक जीवन में आसफ अली धार्मिक भेदभाव समाप्त करने के पक्षधर रहे। महत्वपूर्ण राजनेता के रूप में भी आसफ अली का सम्मान किया जाता है। उन्हें 1948 और 1951 में 2 बार ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने स्वतंत्रता के उपरांत महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभाई और अमेरिका में प्रथम भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। इसके बाद आसफ अली को स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वहीं 2 अप्रैल 1953 को आसफ अली का निधन हो गया। आसफ अली को हमारा सादर नमन। हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी बसंत कुमार बिस्वास को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो 11 मई 1915 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो महान राष्ट्रवादी देशभक्त रास बिहारी बोस से प्रेरित थे। बिस्वास का जन्म 1892 में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1907 में बिस्वास ने पढ़ाई छोड़ दी और 1910 में उत्तरपाड़ा में स्वदेशी वस्त्रालय में नौकरी करने लगे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए वो नौकरी भी छोड़ दी। बिस्वास क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सामग्री उपलब्ध कराने लगे। वे हरिदास बनकर रास बिहारी बोस के साथ देहरादून से लाहौर गए। बसंत कुमार बिस्वास ने 23 दिसंबर 1912 को वायसरॉय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में भी भाग लिया। उस समय हार्डिंग दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने के अवसर पर आयोजित एक सरकारी जुलूस में दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरने वाला था। वायसरॉय की हत्या का प्रयास असफल होने के बाद बिस्वास ने दिल्ली छोड़ दी और बंगाल चले गए। वहां 26 फरवरी 1914 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्वास पर वायसरॉय हार्डिंग की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। 11 मई 1915 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान बलिदानी को शत शत नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मनीन्द्र नाथ उकील को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 11 मई 1936 को अपने प्राणों की आहुति दी थी। मनीन्द्र नाथ का जन्म 1911 में ढाका में हुआ था। वे जुगांतर पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 26 सितंबर 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में ही 11 मई 1936 को मनीन्द्र नाथ उकील का निधन हो गया। भारत मां के इस महान सपूत मनीन्द्र नाथ उकील को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। महान संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का अंतिम संस्कार आज शाम मुंबई में किया जाएगा। 84 वर्षीय संगीतकार ने कल मुंबई में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। जाने माने संगीतज्ञ पंडित विश्व मोहन भट्ट ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।
भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक बहुत ही उदास दिन है। संतूर के पर्याय पंडित शिव कुमार शर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे। संतूर को किस आयाम तक उन्होंने पहुंचाया, कहां से कहां लेके आए और कहां तक पहुंचा दिया, उनका जो कंट्रीब्यूशन है अद्वितीय है। जाने जाएंगे वो अपने काम के लिए, अपनी लयकारी के लिए, रागदारी के लिए। 3 ताल में झपता, 3 ताल में रूपक, 3 ताल में एक ताल, कौन सी ऐसी ताल नहीं थी जो 3 ताल में सारी उन्होंने बता दी। पंडित शिव कुमार शर्मा के पिता उमा दत्त शर्मा ने जम्मू में रेडियो कश्मीर में संगीत पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। शिव कुमार शर्मा अपने पिता के साथ 8 वर्ष की आयु में ही रेडियो स्टेशन पर बच्चों के कार्यक्रमों में जाते थे। बाद में वे आकाशवाणी के शीर्ष श्रेणी के कलाकार बने। समाचार कक्ष की ये श्रद्धांजलि। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ था। उनके पिता शास्त्रीय गायक उमादत्त शर्मा ने उन्हें 5 वर्ष की आयु में ही गायन और तबला सिखाना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में श्री शर्मा ने एक लोक वाद्य यंत्र संतूर सीखना शुरू किया, जिसकी उत्पत्ति प्राचीन फारस में हुई थी, लेकिन ये कश्मीर में भी बजाया जाता था। पंडित शिव कुमार ने संतूर को वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया के साथ उनके कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और साथ साथ उनके एल्बम में भी सहयोग किया। उन्होंने हरि प्रसाद चौरसिया के सहयोग से कई हिंदी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, जिसकी शुरुआत 1980 में फिल्म सिलसिला से हुई थी। इसके अलावा फासले, चांदनी, लम्हे और डर फिल्म के लिए भी उन्होंने संगीत दिया था। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का आज दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार कल मंडी में किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन हिस्ट्री। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 11 मई। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चंडीगढ़, असम और छत्तीसगढ़ ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं। आज दिन में 3 बजे पूल डी में राजस्थान का सामना उत्तराखंड से होगा, जबकि पूल ई में शाम 4:45 बजे आंध्र प्रदेश और पुद्दुचेरी आमने सामने होंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज का संस्कृति संदेश ऐतिहासिक नगर पोखरण पर आधारित है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण नगर का अपना सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी कुछ कम नहीं है। पोखरण में लाल पत्थरों से निर्मित एक सुंदर दुर्ग है। इसका निर्माण 1550 में राव मालदेव ने कराया था। ये राव जोधा के वंशज राव गंगा के पुत्र और राव चंद्रसेन के पिता थे। इस स्थान को यहाँ बाबा रामदेव के गुरुकुल के रूप में भी जाना जाता है। बालागढ़ के रूप में विख्यात पोखरण किला एक प्राचीन किला है। ये स्मारक थार रेगिस्तान में स्थित है। यात्री यहाँ सुंदर लाल बलुआ पत्थर का महल, पारंपरिक झरोखे और राजस्थान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देश के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि सपनों को कैसे साकार किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने इजराइल के उन्नत कृषि अनुसंधान संस्थान वोल्केनी केंद्र का दौरा किया।
भारत एशियाई देशों के निर्वाचन प्राधिकरणों के संघ का नया अध्यक्ष चुना गया और मौसम विभाग ने चक्रवात आसानी के आंध्र प्रदेश के करीब पहुंचने के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया। प्रख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।